Welcome guys, welcome to Aspect Vision once more and now here comes Saurav Kumar and now I'll be talking about operating system. जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए देखिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस भी मैंने डाले हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, वो चीज़ है इन अ कंप्यूटर सिस्टम द सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू. मतलब ये कि अगर कंप्यूटर को कोई कमांड देना है, कंप्यूटर किस तरीके से काम करेगा, तो वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम नहीं दे सकते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ये बताते हैं कि हमारे हार्डवेयर्स क्या क्या कब करेंगे. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर को हम लोग फीड कराते हैं. नाउ अब ये ध्यान में रखना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली एक तीसरा ही कड़ी है. समझिए ध्यान से, आप और मैं बातें कर रहे हैं, करेक्ट. नाउ आप तक मेरी आवाज़ें पहुंच पा रही है, उसका मेन रीज़न ये है कि बीच में मशीनरी कंपोनेंट्स लगे हैं, बीच में कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप तक काम कर रहे हैं, तभी हमारी आवाज़ें आप तक पहुंच पा रही है. नहीं तो नहीं पहुंच पाएगी. सपोज करिए जो जिस मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं या टैबलेट के थ्रू आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम है, तभी आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इस एप्लीकेशन को चला पा रहे हैं, एस्पेक्ट विजन के एप्लीकेशन को चला पा रहे हैं. तो यहाँ पर जो यूज़र है, जैसे आप यूज़र हैं और आप के किस पर काम कर रहे हैं, मशीन पे काम कर रहे हैं. मतलब आप जो है जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है आप उस पर काम कर रहे हैं. तो एंड्रॉयड फ़ोन जो कि सिस्टम है, आप यूज़र हैं, दोनों को बीच में जो जोड़ने वाला कड़ी है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम. ठीक है, ध्यान रखिएगा कि क्या मैंने बोला है. तो एक कंप्यूटर सिस्टम द सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एक सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है. नाउ अब इस वर्ड पर हम लोग ध्यान देंगे तो इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा नई चीज़. जैसे एग्जांपल, अगर हम लोग किसी वर्ड की बात करते हैं तो सपोज कीजिए कि अगर हमने जो सबसे छोटी इकाई होती है इंस्ट्रक्शंस की, सेंटेंस की, वर्ड की, प्रोग्राम की, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होता है डेटा. क्या होता है? डेटा. नाउ व्हाट इज अ डेटा? डेटा आर रॉ मटेरियल्स. क्या है ये? रॉ मटेरियल्स होता है डेटा. डेटा रॉ मटेरियल्स अगर हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल्स है क्या? बेसिकली रॉ मटेरियल्स का मतलब ही होता है कच्चा तथ्य, है ना. कच्चा तथ्य इसको बोलते हैं. कच्चा तथ्य कहने का मतलब कि वह ऐसा चीज़ जो पका नहीं है तो हमारे काम का भी नहीं है, और जब हमारे काम का नहीं है तो इट इज़ मीनिंगलेस. तो रॉ मटेरियल्स आर मीनिंगलेस इन नेचर, है ना, ये मीनिंगलेस है. ना अब ये डेटा है क्या एक्चुअली? ये मीनिंगलेस की बातें कर रहे हैं, कच्चा तथ्य की बातें कर रहे हैं, क्या है ये रॉ मटेरियल्स? अब क्या है सो समझिएगा. मैंने कहा आपको ए बी सी या फिर 1 2 3, है ना, 1 A B 2 3 C. तो ये सब जो अब मैं लिख रहा हूँ ये है क्या? अगर मैं बोलूँ ए बी सी तो हाउ डज इट इम्प्लीकेट? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये जो ए बी सी है ये केवल और केवल अल्फ़ाबेट्स है. इसके अलावा हम कुछ नहीं समझ पाते कि ये क्या है, बिकॉज दीज आर ओनली द अल्फ़ाबेट्स. लेकिन अगर हम बातें करें इसकी तो ये क्या है? ये नंबर्स है ना. ये क्या है? नंबर्स है. अगर इसकी बातें करें तो इसमें नंबर भी है और अल्फ़ाबेट भी है, तो इसको बोलते हैं क्या? अल्फ़ा न्यूमेरिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक बोलते हैं. अब यहाँ पर इसके अलावे कई और चीज़ें भी होती है, जैसे ए बी सी, परसेंटेज, एम्परसेंट, मतलब इस तरह की चीज़ें भी आपको मिलेंगी. या फिर इज इक्वल टू, डिवीजन, परसेंटेज, 3 5 A B 8, कुछ ऐसा.
अब इसमें ये क्या है, ये है अल्फा न्यूमेरिक विथ सिंबल्स, ये अल्फा न्यूमेरिक विथ सिंबल्स हैं। मतलब ये कि अल्फ़ाबेट्स केवल ABCD वाला होगा, नंबर 1 2 3 वाला होगा, जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों होगा, उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक बोलेंगे। ये सभी जो है, ये सभी आपका डेटा है। नाउ डेटा को ही अगर एक डेटा को दूसरे से हम लोग कंबाइन कर दें तो दिस विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस। तो डेटा जो है उससे हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिलता है। क्या मिलता है? इंस्ट्रक्शंस मिलता है। नाउ व्हाट आर इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शंस समझिएगा, A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3, इस तरीके का अगर कोई चीज़ है तो दीज आर कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन। C इज इक्वल टू A प्लस B, इस तरीके का चीज़ ये क्या है? इंस्ट्रक्शंस है। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस तभी हैं, अब ये देखिएगा कि यहाँ से A ले लिया गया है, यहाँ से B ले लिया गया, यहाँ से इक्वल टू ले लिया गया, अब तीनों को सीक्वेंस में लिखा गया तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन बन गया। उसी तरीके से ये हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन, ये तीसरा इंस्ट्रक्शन, तो ये आपका इंस्ट्रक्शंस बन गया है। करेक्ट? तो ये इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स विच आर मीनिंगलेस इन नेचर। तो ये जो कॉम्बिनेशंस है, we combine it in a sequence to give you some information। इससे मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि अच्छा A एक ऐसा वैल्यू है जिसका कि A एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कि वैल्यू 2 के बराबर है, मतलब 2 है उसमें। B एक ऐसा वैल्यू है जिसका 3 मतलब 3 का वैल्यू है। B एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि 3 वैल्यू। C एक ऐसा वैल्यू है जो दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तब ये C निकलेगा, मतलब C इज इक्वल टू 5 होगा। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शंस है दिया हुआ, उसकी वजह से समझ पा रहे हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि हमने लिखा होता इज इक्वल टू 2A इसको, या इसको लिखा होता B3 इज इक्वल टू, तो इससे फिर कोई मतलब नहीं निकल रहा होता, ये फिर से मीनिंगलेस होता, और ये मीनिंगलेस होता मतलब ये भी डेटा होता। क्यों? क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू से कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए ये डेटा ही रह जाएगा। इट विल नॉट बी एन इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शंस नहीं होगा। लेकिन अगर हमें इंस्ट्रक्शंस बनाना है तो वी हैव टू कीप दिस डेटा इन अ सीक्वेंस। हम लोगों को इसको एक सीक्वेंस में डालना होगा। जैसे कि A इज इक्वल टू 2 हमने लिखा, B इज इक्वल टू 3 लिखा, C इज इक्वल टू A प्लस B लिखा, तो ये एक सीक्वेंस में लिखा गया है। लेकिन अब यहां पर डिफाइन जब करेंगे तो सर्टेन डेटा विच आर कंबाइंड सीक्वेंशियली, देन इट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन। अब ऐसा ही इंस्ट्रक्शंस कई सारा कंबाइन कर देते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने कई सारे इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन किया है। जैसे मेन एक फंक्शन लिख दिया हमने, है ना, int a comma b comma c, a is equal to 2, b is equal to 3, c is equal to a plus b, printf c is equal to %d_c। ये आपका एक लिया। इसमें आपने देखा कि ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये भी इंस्ट्रक्शन है, ये भी इंस्ट्रक्शन है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को हमने लिखा, और इन सारे इंस्ट्रक्शन को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो दिस बिकम्स अ प्रोग्राम। मतलब कई सारे इंस्ट्रक्शंस को अगर हम एक साथ लिखते हैं, कई सारे इंस्ट्रक्शंस को अगर हम एक साथ लिखते हैं, बट दैट टू दे शुड ऑल्सो बी कंबाइंड सिक्वेंशियली। ये कंबाइन क्या करेगा? सिक्वेंशियली कंबाइन करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? डेटा इंस्ट्रक्शन के बाद ये बन जाएगा प्रोग्राम। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन इंस्ट्रक्शन गिव्स अस अ प्रोग्राम। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को ज्वाइन किया तो वो हमने प्रोग्राम मिल गया। कई सारे जब प्रोग्राम को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, कंबाइंड सिक्वेंशियली, सीक्वेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज कीजिए कि ये प्रोग्राम सीक्वेंस में नहीं होता और ये प्रिंट हमने ऊपर लिखा होता, मेन नीचे लिखा होता,
तो क्या ये प्रोग्राम रह जाता? ये प्रोग्राम नहीं होता, ये फिर से केवल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रह जाता। तो इंस्ट्रक्शंस ही रह जाता, वो प्रोग्राम में परिवर्तित नहीं होता। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ हम लिख रहे हैं तो उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखें। यहाँ पर जो आपका प्रॉपर सीक्वेंस है वो है मेन फंक्शन, उसके बाद जो आपका इंट में हमने डिफाइन किया है ABC को, उसके बाद A = 2, B = 3, C = A+B हमने किया। तो ये जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस है किसी प्रोग्राम का। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये एक प्रोग्राम है क्योंकि कंप्यूटर इसको समझ पाएगा। अगर मैं आपको हिंदी बोल रहा हूँ तो वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, तभी आप समझ पा रहे हो। अगर मैं कुछ और बोल दूं, जैसे है पहले लगा दूं, आपका नाम बाद में बोलूं, तो कुछ और इस तरीके से बोलूं तो उलट पुलट हो जाएगा, तो दैट विल नॉट बी इन सीक्वेंस। और अगर वो सीक्वेंस में नहीं होगा, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर वर्ड फ्रेम जो है, सेंटेंस जो है वो सही से फ्रेम नहीं होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो दिस इज अ थिंग ओवर ये। तो कई सारे प्रोग्राम जो है वो कंबाइन कर दिए जाते हैं सीक्वेंसी में, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और कई सारे सॉफ्टवेयर को भी कंबाइन कर दिया जाता है सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली कंबाइंड टू गिव अस सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर चीज़ है कि काफ़ी सारे चीज़ों को इसमें ध्यान में रखा गया है। डेटा से हमें मिला इंस्ट्रक्शन से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को कंबाइन किया तो प्रोग्राम मिल गया, बहुत सारे प्रोग्राम को कंबाइन कर दिया तो हमें क्या मिल गया? सॉफ्टवेयर। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर को हमने अगर कंबाइन किया तो हमें मिल गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। और आप समझते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ और नहीं है बल्कि आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज़, मैक है ना, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड है ना, तो ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत नेसेसरी चीज़ है। सबसे छोटी इकाई जो है वो डेटा होता है, डेटा से बनता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम, प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर से सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमें जो अभी फोकस करना है वो सॉफ्टवेयर पे और सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों पे फोकस करना है। नाउ विल कम टू नो, पहले वाले हम लोग सेंटेंस में चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आप जो डिफाइन किया था कि सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, तो सॉफ्टवेयर में देखिए कंप्यूटर सिस्टम में जो बेसिकली जब हम लोग सॉफ्टवेयर को का प्रयोग करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर क्या दर्शाता है? सॉफ्टवेयर जो है हमारे और सिस्टम के बीच में जो लगा हुआ एक मीडिएटर है जो हमारी बातों को कंप्यूटर तक समझाता है या कंप्यूटर को समझाता है, कंप्यूटर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो है हम लोग चलें, ये देखिए, टू एग्जीक्यूट यूजर्स कमांड एंड टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, फॉर एग्जाम्पल लाइक MS वर्ड। हाँ, अब मान लीजिए कि MS वर्ड है तो MS वर्ड का काम ही होता है क्या? डॉक्यूमेंटेशन करना, केवल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर होता है ये किसी न किसी एक पर्टिकुलर टाइप के काम को करने में हमारी मदद करता है। मतलब ये कि अगर MS वर्ड है तो ये जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कर देगा। हमारा जो MS एक्सेल है, ये MS एक्सेल क्या करेगा? जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो कर सकता है ना, ये कैलकुलेशन कर देगा, या फिर इससे रिलेटेड जो ग्राफ है वो बिल्डअप करेगा, या फिर जितने भी तरह के जो चार्ट्स हैं वो बना सकता है ना। तो वो सब सारी चीज़ हम लोग MS एक्सेल में करते हैं। पावर पॉइंट में क्या होता है कि हम लोग प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपने टीवीज़ वगैरह, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि कई सारे बिजनेस होल्डर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। तो जो आप जिसमें भी अगर बिज़नेस कर रहे हैं उस चीज़ को अगर आपको दिखाना तो उसके लिए अलग हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे। जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, जिस फील्ड के लिए बातें करना चाहते हैं, उसका हम एक अलग प्रेजेंटेशंस बना लेते हैं। तो वो आपका किस में बनता है? पावर पॉइंट में बनता है। तो सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जैसा कि मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर क्या है, ये यूज़र और
सिस्टम के बीच की कड़ी है, बीच में ये एक मेडिएटर की तरह काम करता है, जहां पर हम अपने सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड, क्या किस लिए जरूरत पड़ता है? तो जो हमारे हार्डवेयर हैं वो सही से काम कर सकें, कार्य कर सकें, तो उससे काम करवाने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड अदर एप्लीकेशंस। सॉफ्टवेयर यहाँ पर जो है फुल स्टॉप है ना। सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी करते हैं क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। They are called system software. System software acts as an interface between the hardware and the user. हम यूज़र हैं और सिस्टम एक हार्डवेयर है, तो उसके बीच की जो कड़ी है दैट इज कॉल्ड एन इंटरफेस। तो ये एक इंटरफेस है जो कि किसी भी कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर के बीच में होता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। ठीक है। Next, an interface is needed because hardware devices or machines and humans speak in different language, whereas electronic machines can understand only binary language. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं कि भैया हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो हम लोग किस तरीके से बातें करते हैं, किसी न किसी लैंग्वेज में बातें करते हैं। हमें आपको समझाना है तो मैं हिंदी में बातें करूँगा, मैं इंग्लिश में बातें करूँगा, आप चीज़ें समझ जाओगे। लेकिन व्हाट अबाउट इफ़ आई स्टार्ट स्पीकिंग कन्नड़ा इन फ्रंट ऑफ यू? अगर मैं कन्नड़ा बोलने लगूं तो क्या आप समझोगे? इट विल बी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्यों हार्ड है? क्योंकि वो लैंग्वेज आपने जनरली सीखा नहीं है। तो ऐसा में हम क्या करेंगे? ऐसा में अगर मुझे अपनी बातों को आप तक अगर पहुंचाना है तो वील हैव टू कीप अ थर्ड पर्सन, एक तीसरे आदमी को हम लाएंगे जो कि कन्नड़ा भी बोल सकता हो, हिंदी भी बोल सकता हो और अंग्रेजी भी बोल सकता हो। मेरी बातों को हिंदी अंग्रेजी में सुनेगा और आपको वो कन्वर्ट करेगा कन्नड़ा में और कन्नड़ा में आपको वो समझाएगा। वही काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ जुड़ा होता है, हार्डवेयर सिस्टम के साथ जुड़ा होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारी बातों को, हमारे दिए गए लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। और हमारे लैंग्वेज को मतलब जो भी, अगर मान लिया हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम में सर्टेन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया जाता है लो लेवल लैंग्वेज में। और करता कौन है? वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके कारण जो है आपका पूरा का पूरा सिस्टम सही से वर्क कर पाए। तो दीज आर द थिंग्स, हाई लेवल लैंग्वेज इज कन्वर्टेड टू लो लेवल लैंग्वेज। और ये लो लेवल लैंग्वेज ही जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। एंड दिस इज बाइनरी लैंग्वेज, है ना। ये बाइनरी लैंग्वेज होता है, जिसको कि बाइनरी लैंग्वेज को हम एक और चीज़ भी बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज, है ना। इसको मशीन लैंग्वेज, जो कि 0101 के फॉर्म में होता है। ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को जो है हम लोग किसी न किसी इंस्ट्रक्शंस के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यहां पर है इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। एक कलेक्शन है, व्हाट इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब कई सारे अलग अलग डेटा हैं हमारे पास, उसको कलेक्ट करता है एंड इट रीचेस टू द कंप्यूटर टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। अब एक टास्क को पूरा करना है, उसके लिए हमारे पास डेटा चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि डेटा अकेले नहीं होता है, इसके बाद इंस्ट्रक्शंस बनते हैं और इस इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बनता है। तो ये बेसिकली डेटा की जब बातें कर रहा है, कलेक्शन ऑफ डेटा की बातें कर रहा है, तो वो इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। और जो इंस्ट्रक्शंस है उसको अगर हम लोग एक साथ लिखते हैं तो दैट बिकम्स प्रोग्राम। तो यहाँ पर किसी न किसी प्रोग्राम के द्वारा जो है कोई ना कोई टास्क कराया जाता है। द चार्ट बिलो डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर देखिएगा, देयर आर चार्ट।
तो सॉफ्टवेयर है, 3 टाइप की चीजें हैं यहाँ पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब समझिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में इतनी देर से मैं बता रहा था कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके और आपके सिस्टम के बीच की कड़ी है, और ये जो है आपके और सिस्टम के बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करता है। आपके दी गए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को समझाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो यहाँ पर आपका जो विंडोज़ है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज प्रोसेसर है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है कि जिस लैंग्वेज में भी आपने लिखा है उस लैंग्वेज को चेंज करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, एंड उसको ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, और वो ऑब्जेक्ट कोड को ही जो है कंप्यूटर समझ पाता है, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज को समझ पाता है। कुछ डिवाइस ड्राइवर्स भी होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर्स पर्टिकुलरली एक अलग तरह का डिवाइस के से रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एग्जांपल, आप एक कंप्यूटर है, उसमें आप प्रिंटर को ऐड करना चाहते हो, तो कोई भी प्रिंटर आप जब ऐड करते हो तो उस प्रिंटर का एक अलग सॉफ्टवेयर आता है जो कि इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको कंप्यूटर में। बिना उसके इंस्टॉलेशन का आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा, तो वो डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने जैसा कि बताया आपको कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर which is particularly made for a particular type of work. Example, MS Word. MS Word क्या करता है? डॉक्यूमेंटेशन के काम में यूज होता है। MS Excel किस लिए यूज होता है? आपका पर्टिकुलरली कैलकुलेशंस, ग्राफ्स, टेबल्स बनाने के लिए यूज होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये ध्यान में रखिएगा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लग के आते हैं और ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, एंटीवायरस है ना। एंटीवायरस क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में USB होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसमें कि आप पेन ड्राइव लगाते हो, माउस लगाते हो, कीबोर्ड लगाते हो। तो जैसे ही आप कीबोर्ड लगाते हो तो वो एक अलग आपका मतलब जो आपका कंप्यूटर है वो समझ जाता है कि अभी कीबोर्ड लगाया गया। उस कीबोर्ड को हटा करके माउस लगा दोगे तो कंप्यूटर वो भी समझ जाएगा कि अच्छा अभी माउस लगाया गया। माउस को हटाया, वेबकैम लगा दिया गया तो कंप्यूटर समझ जाता है कि अच्छा अभी वेबकैम लगाया गया। और वो थोड़ा देर रीड करता है। जब भी आप लगाते हो किसी भी डिवाइस को, तो वो थोड़ी देर तक रीड करता है, और रीड करने के बाद बताता है कि नाउ योर डिवाइस इज रेडी टू यूज। तो इसका मतलब क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज ऑलरेडी देयर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो कि लगे हुए हैं, और वो सॉफ्टवेयर्स आपके बाहर से लगाए गए जितने भी डिवाइसेस हैं उसको वो रीड कर पाते हैं। तो रीड करके वो पहचान जाते हैं कि अभी माउस लगाया गया, या कीबोर्ड लगाया गया, या वेबकैम लगाया गया, या प्रिंटर लगाया गया। तो इसलिए जो है आपको जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर डिवाइस। तो ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे एंटीवायरस भी है। क्या है? एंटीवायरस सपोर्ट करता है, अगर कोई वायरस आ रहा है उसको वो रोकता है, आपके कंप्यूटर को सेफ रखता है। तो दैट इज ऑल्सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये आपका सॉफ्टवेयर है जिसमें कि ये उसके 3 टाइप्स हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और डिवाइस ड्राइवर है। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और डिवाइस ड्राइवर, मतलब हम लोग जो है अभी केवल और केवल इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और डिवाइस ड्राइवर की बातें हम लोग करने वाले हैं। अगर इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द हार्डवेयर पार्ट्स। मतलब ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि जितना भी आपका हार्डवेयर पार्ट है उसको फंक्शन कराने के लिए, उसको फंक्शन में रखने के लिए यूज होता है। एंड देयर इंटरऑपरेबिलिटी टू कैरी आउट द टास्क सक्सेसफुली इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जितना भी टास्क है उसको सक्सेसफुली अगर वो करा पाता है तो वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, OS is the first software to be loaded into the computer। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है आपके फ़ोन में, मतलब एंड्रॉयड आपके फ़ोन में नहीं है, क्या आप व्हाट्सएप चला पाओगे?
क्या आप PDF फाइल खोल पाओगे? क्या आप वर्ड MS वर्ड खोल पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस कि उसमें एंड्रॉयड हो। मतलब एक जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एक प्लेटफॉर्म देता है कि अच्छा भाई, मैंने अब आपके जितने भी हार्डवेयर इसमें लगे हुए हैं इन सब को जोड़ दिया है, इन सब को फंक्शन कर दिया है, अब आप कोई भी एप्लीकेशन चलाओगे तो चलेगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। इसीलिए कहा गया है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम लोग लोड करते हैं किसी भी कंप्यूटर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर टू बी लोडेड, द फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू बी लोडेड इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन एंड दिस इज कॉल्ड बूटिंग। अब जब भी हम स्विच ऑन करते हैं मोबाइल फ़ोन को, टैबलेट को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को, तो वो थोड़ा टाइम लेता है और उसके बाद ये दर्शा देता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो रहा है। वो बता देता है कि अच्छा अब ये चीज़ें लोड हो रही। जब ये लोड हो जाता है तो उसी को हम लोग बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में चला आता है। ठीक है, तो OS manages a computer basic function like storing data in memory, retrieving files from storage devices, scheduling task। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये और भी चीज़ें करता है, मैनेज करता है आपके स्टोरेज डिवाइसेस को, मैनेज करता है जितने भी टास्क हैं उसको, जो कि फाइल से रिलेटेड है, फोल्डर से रिलेटेड है, शेड्यूलिंग से रिलेटेड है, डिवाइसेस से रिलेटेड है, तो उन सब चीज को ये मैनेज करता है। ठीक है, नाउ लैंग्वेज प्रोसेसर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एज डिस्कस्ड अर्लियर, एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट ऑल यूजर इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल। कि जितना भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको सबको अगर मशीन रीडेबल बनाना है तो वो मशीन रीडेबल कौन बनाएगा? लैंग्वेज प्रोसेसर बनाएगा। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज का समझिए, जो कि आपका बाइनरी होता है। ये बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि आपका 0 और 1 के रूप में होता है। लेकिन कई बार मशीन लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में भी लिखा जाता है, वो सिंबॉलिक होता है, जिसको आप बाद में पढ़ेंगे, है ना। दिस लैंग्वेज इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस। देखिए, जीरोज एंड वंस, तो क्या होगा? ये बाइनरी लैंग्वेज होगा दैट द मशीन कैन अंडरस्टैंड। इट इज कंप्लीटली मशीन डिपेंडेंट। ये मशीन डिपेंडेंट होता है। असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लेवल लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज इंट्रोड्यूसेस लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बाय डिफाइनिंग निमोनिक्स। अब डिफाइनिंग निमोनिक्स का मतलब क्या है? डिफाइनिंग निमोनिक्स का मतलब ये है कि आपके लिए वो जो जितना भी आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो उसका एक ऑब्जेक्ट कोड लिखा जाता है, और उस ऑब्जेक्ट कोड को जो है वो ऑब्जेक्ट कोड ऑलरेडी कंप्यूटर्स में डिफाइन होता है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफाइन होता है। जैसे निमोनिक्स आर इंग्लिश लाइक वर्ड्स और सिंबल्स यूज्ड टू डिनोट अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ 0 and 1s। फॉर एग्जांपल, द वर्ड रीड कैन बी डिफाइंड to mean that computer has retrieving data from the memory। अब इस चीज़ को समझिएगा, मैं किस तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ, समझिएगा। जैसे यहाँ पे अगर असेंबली लेवल लैंग्वेज की बातें हम कर रहे हैं, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में अगर मान लिया मुझे 2 नंबर को जोड़ना है, हमें क्या करना है? A+B करना है। तो दिस इज C इज इक्वल टू A+B। ये हमें एक क्या है? ये एक इंस्ट्रक्शन है हमारा। नाउ हाउ इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो मशीन रीडेबल लैंग्वेज होता है उसमें ये क्या करेंगे हम कि लिखेंगे ऐड C। अब ऐड C कॉमा C A कॉमा B। अब ऐड, अगर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हमने लिखा है वो है क्या? ऐड A कॉमा B। अगर ये चीज़ हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि A+B हो जाएगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको C में हम स्टोर कर देंगे। तो C को में जब हम स्टोर करेंगे तो उसके लिए हम ST का प्रयोग करेंगे, स्टोर के लिए।
तो जो भी इस तरीके का जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं वो आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज है। इस असेंबली लेवल लैंग्वेज को हम लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं, सिंबॉलिक निमोनिक्स भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आपका मेंशन्ड भी है। इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपका ये बेसिक है, इसको केवल आप पढ़ लीजिए कि इस तरीके से होता है। बाद में हम लोग समझेंगे कि और किस तरीके से होता है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है, तो जैसे भी मैंने आपको बोला a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 3, c इज़ इक्वल टू a प्लस b, तो दीज आर हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज, इसी को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। तो दिस लैंग्वेज यूजेज इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स एंड इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन्स। ये मशीन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, इसको कोई मतलब नहीं है कि आपका लैंग्वेज क्या है। तो इसको जो है प्रोग्राम्स रिटन यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू क्रिएट, रीड एंड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, सी प्लस प्लस। तो ये सब सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस है ना। दीज आर कॉल्ड द सोर्स कोड। तो इसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर द प्रोग्राम्स रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन मशीन रीडेबल फॉर्म इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो मशीन रीडेबल फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं या मशीन कोड बोलते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी हमारा सोर्स कोड है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज इसको बोलते हैं, तो इसको अगर हम लोग ऑब्जेक्ट कोड में बदल रहे हैं, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल रहे हैं, दैट इज डन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर। उसी को लैंग्वेज प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है जो कि सोर्स कोड के अंदर है। इसमें एक असेंबलर लगा दिया गया, मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको हम ये कौन करता है? ये असेंबलर के द्वारा किया जाता है। असेंबलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स असेंबली लेवल प्रोग्राम्स टू मशीन लेवल कोड। तो ये ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट इज दीज आर द एडवांटेजेस प्रोवाइडेड बाय असेंबली लेवल लैंग्वेज। कुछ एडवांटेजेस है, तो ये क्या क्या हो सकता है? इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्रामर। तो अब प्रोग्रामर का जो एफिशिएंसी है वो अगर इंक्रीज का होता है तो कैसे होगा? इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्रामर एज रिमेंबरिंग निमोनिक्स इज ईजियर। तो यहाँ पर जो है प्रोग्रामर के लिए जो है ये इजी है निमोनिक्स को याद रखना। जैसे मान लिया कि आपके नाम को याद रखना बहुत ज़्यादा इजी है आपके रोल नंबर से याद रखना। अब सोचिए आपका रोल नंबर आपको का लंबा चौड़ा होता है, राइट। तो वो लंबा चौड़ा रोल नंबर अगर हम याद रखेंगे तो दैट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट पार्ट। तो यहाँ पर वही चीज़ें कह रहा है कि हम लोग किसी भी मशीन कोड को 0 और 1 में लिखते हैं। अब इस चीज़ को हम इंस्ट्रक्शन में लिखेंगे तो 0 1 1 1 1 0 0 0 0 कितना लिखेंगे? ऐसा तो नहीं लिख पाएंगे। इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग? निमोनिक कोड्स में चेंज करते हैं। तो ये एक किसी भी प्रोग्रामर का एफिशिएंसी को बढ़ा देता है ना। प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज, अगर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली उसके बाद प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि वो एरर फ्री होगा। Programmer has access to hardware resources and hence has flexibility in writing programs. तो कई सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज जो हैं वो हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। किसके कारण? इसी असेंबलर के कारण। राइटिंग प्रोग्राम्स कस्टमाइज्ड टू द स्पेसिफिक कंप्यूटर। तो ये जो है काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए। इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर समझिएगा। इंटरप्रेटर जो है मैंने जैसा कि बताया था a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू a प्लस b। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा? इस लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, इस लाइन को अलग एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को अलग करेगा, इस लाइन को अलग करेगा। तो हर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा ये। अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन जब करेगा तो ए की वैल्यू पहले फाइंड आउट करके ए में डालेगा, फिर बी में डालेगा, बी के लिए एक अलग, ए के लिए अलग स्टोरेज, बी के लिए अलग स्टोरेज, सी के लिए एक अलग स्टोरेज देखेगा और फिर ए प्लस बी करके उसमें डालेगा। तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है। लेकिन वहीं पर इस चीज़ को जल्दी करने के लिए कंपाइलर का भी प्रयोग किया जाता है। वो क्या करता है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ लिया और तीनों को एक साथ जो है
एग्जीक्यूट करा दिया। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन जब होगा, याद रखिएगा, व्हेनेवर देयर इज अ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर विल वर्क। जब भी पूरा का पूरा प्रोग्राम, द होल प्रोग्राम रन्स वंस, मतलब एक ही साथ अगर पूरा का पूरा प्रोग्राम रन कर दिया जाता है तो दैट इज डन बाय कंपाइलर, है ना, वो भी आएगा अभी, ठीक है। An interpreter takes each line of code and converts it into machine level language and stores it into the object file। तो हमेशा हर लाइन को अलग अलग एग्जीक्यूट करता है और सारे को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के बाद जो है वो स्टोर कर देता है किसी न किसी ऑब्जेक्ट फाइल में। जबकि वहीं पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या है कि जो एडवांटेजेस है इसके, द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरप्रेटर इज दैट दे आर वेरी इजी टू राइट। ये बहुत इजी होता है लिखने में, एंड दे डू नॉट रिक्वायर अ लार्ज मेमोरी स्पेस। बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस इसके लिए इसको नहीं चाहिए। हाउएवर देयर इज अ मेजर डिसएडवांटेज, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या है कि इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स टेक लॉन्ग टाइम, ऑब्वियसली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है तो ज़्यादा समय लेगा, है ना। टू ओवरकम दिस डिसएडवांटेज, अब ये डिसएडवांटेज को ख़त्म करने के लिए स्पेशली फॉर लार्ज प्रोग्राम्स कंपाइलर वेयर डेवलप्ड, तो इसीलिए कंपाइलर को लाया गया है ताकि एक बार में पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। कंपाइलर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट स्टोर द कंप्लीट प्रोग्राम, scans it, translate it, complete the program into object code and it creates an executable code is called the compiler। तो कंपाइलर क्या करता है कि सारा का सारा पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है एक साथ जो है वो एग्जीक्यूट करता है और उसको फिर स्टोर करता है। तो सबका अलग अलग काम है जो कि इंटरप्रेटर, कई बार पूछा भी जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जो आपका कंपाइलर है इंटरप्रेटर है दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो इस तरीके से कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दोनों के बारे में आपको बता दिया गया है, ठीक है। कंपाइलर्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली कंपाइलर पूरा का पूरा एक साथ प्रोग्राम लेगा और एग्जीक्यूट करवाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स तो होगा। नीड मोर मेमोरी स्पेस, ऑब्वियसली ज़्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट होगा। टेक्स मोर टाइम टू इन कंपाइलिंग सोर्स कोड, तो सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा ज़्यादा समय इसमें लगता है। तो दिस इज अबाउट कंपाइलर। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि सपोज करिए प्रिंटर है आपके पास, तो प्रिंटर के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा इंस्टॉलेशंस के लिए, है ना। तो ये जो सॉफ्टवेयर के लिए अलग से जब हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे दैट विल बी सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मॉनिटर फंक्शनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक डिवाइस, है ना। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अलग से हमें चाहिए तो उसको स्पेसिफिक डिवाइस के लिए दैट ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर किसी न किसी पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए चाहिए। लाइक देखिए प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर एट्सेट्रा दैट नीड्स टू बी अटैच्ड एक्सटर्नली। अब ये एक्सटर्नली हम लोग अटैच करते हैं, इसके लिए ये ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। When you attach a new device, you need to install its driver so that the OS knows how it to be managed। अब समझिएगा कि अगर मान ली मैंने नया चीज़ कुछ लगाया है, कंप्यूटर को ये समझाना भी तो ज़रूरी है कि हमने क्या लगाया। प्रिंटर के लिए उसके पास थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर तो होते हैं, लेकिन सारे के सारे उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होते क्योंकि हर प्रिंटर अपनी अपनी फंक्शनैलिटी के साथ आता है। कई सारे उसके काम आते हैं, कई सारे प्रिंटर होता है जिसमें स्कैनर भी होता है, प्रिंटर भी होता है। कई सारे प्रिंटर केवल प्रिंटिंग करते हैं, कई सारे स्कैनर्स केवल स्कैनिंग करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ों के लिए आता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि आपको मैंने बताया कि किसी न किसी एक पर्टिकुलर काम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है। जैसे MS वर्ड इज मेंट ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। MS एक्सेल केवल और केवल कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड इन देयर फंक्शंस एंड अप्रोच टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स अ सिंगल टास्क एंड नथिंग एल्स इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझिएगा MS वर्ड एक सिंगल काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस के लिए बनाया गया है। अब मैं कहूँ कि नहीं, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसमें मैं गेम खेलूँगा, विल इट बी पॉसिबल? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो एक अलग चीज़ है
गेमिंग अलग चीज है, डॉक्यूमेंटेशन अलग चीज है, दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेंट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। सो एज टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन ओनली डू, स्प्रेडशीट मतलब आपका MS एक्सेल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, एक्सेल की बात हो रही है। तो MS एक्सेल क्या करता है, टू डू ऑपरेशंस विथ नंबर्स, जैसे मैंने कैलकुलेशंस बोला, है ना। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विल मैनेज हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है तो किसी न किसी हॉस्पिटल को ही मैनेज करेगा, वो कोई और दूसरा काम नहीं करेगा, एंड नथिंग एल्स। हियर आर सम कॉमनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताए गए हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया। डेटाबेस मैनेजमेंट क्या करेगा, आपका पूरा डेटा को सेफ रखेगा, उसका स्टोरेज पॉइंट बनाएगा, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको डेटा देगा भी, ठीक है। नेक्स्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ लग के आते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हेल्प करते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। इन डूइंग देयर वर्क इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दिस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक्चुअली अक्रॉस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में जो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काफ़ी सही तरीके से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीवायरस, जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क मैनेजमेंट टूल, ये भी आपका जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फाइल मैनेजमेंट भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो ये सब आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक मैनेजिंग फाइल्स, प्रोसेसेस, मेमोरी को मैनेज करना। दस ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज द मैनेजर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जितना भी रिसोर्सेज हैं, जो कि रिसोर्स मैनेजर कहलाता है, उस सभी चीज़ों को मैनेज करने वाला कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, Thus the operating system becomes an interface, इसीलिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस बन जाता है बिटवीन द यूज़र एंड द मशीन। तो कई सारी चीज़ों को मैंने बताया, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैंने बता दिया, उसके डिफरेंट पार्ट्स बता दिए, जो सॉफ्टवेयर है वो बता दिया, सॉफ्टवेयर में डिफरेंट पार्ट्स बता दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कई सारी चीज़ें हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, कई सारी चीज़ें बता दिया है। द थिंग इज़ कि अब आपको पढ़ना है ना, वो ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको जरूर याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसमें जो है कई सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। तो प्लीज़ बी अटेंटिव एंड प्लीज़ ट्राई टू रीड द थिंग्स। अगर कोई दिक्कत है, वीडियो में पीछे जाइए, समझिए चीज़ों को। नहीं समझ आती है, एक बार नहीं 2 बार ट्राई कीजिएगा, जरूर समझ आएगा। बिल्कुल से बहुत ही प्लेन हिंदी लैंग्वेज में समझाया हुआ है, आपके लिए काफ़ी मेहनत किए जा रहे हैं। एस्पेक्ट विजन आपके लिए बहुत लगा रहता है। तो हैव अ ग्रेट डे एंड आई एम थैंकफुल कि आप लोग सभी लोग, काफ़ी जो है भीड़ बढ़ भी रही है, तो प्लीज़ आइए, ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।